कल हम लोगों ने अटेम्प्ट पर पूरा क्लास को एनालिसिस किया। अटेम्प्ट हमारा जो BNS में है, ठीक है, BNSS का BNS भारतीय न्याय संहिता का जो अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट कब अप्लाई होगा, तो इसको हर पॉइंट से हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, कहाँ पर सेक्शन 62 अप्लाई होगा। सेक्शन 62 अटेम्प्ट कहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। इसका मतलब पहले हमने बताया कि IPC में स्पेशली कहाँ पर अटेम्प्ट करना या एक्ट करना दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद में IPC में कहाँ पर अटेम्प्ट सेपरेट ऑफेंस के रूप में कंसिडर्ड है, हमने 4-5 जो भी बताए। तीसरा, हमने कहाँ पर अटेम्प्ट केवल कंसिडर्ड नहीं है, कहाँ पर केवल ऐसा एक IPC में ऑफेंस था केवल जिसका अटेम्प्ट कंसिडर्ड था, कमिटमेंट उसका कंसिडर्ड नहीं था। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि अटेम्प्ट जो 511 कहाँ था, जो या 62 कहाँ अप्लाई होगा, जो केवल आजीवन कारावास या केवल कारावास के ऑफेंस पर अप्लाई होगा, बट नॉट अप्लाई ओनली फाइन ऑफेंस, जिसमें केवल फाइन से कंसिडर्ड है, वहाँ पर अटेम्प्ट जो 62 या 511 हमारी जो पहले थी IPC में अप्लाई नहीं है। अब देखिए, चूंकि अटेम्प्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत थिन लाइन है, एक पतली लाइन है कि कब हमारा एक्ट अटेम्प्ट है और कब हमारा एक्ट ओनली प्रिपरेशन है। इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, भाई हमारा एक्ट कब अटेम्प्ट की कोर्ट में आएगा और हमारा एक्ट कब प्रिपरेशन केवल माना जाएगा। जैसे सपोज दैट एक आदमी ए है, इसके बी जो है उसका पड़ोसी है, इससे बहुत ज्वेलसी है, मतलब इसके अगर इसका कुछ विकास होता है तो इसको बहुत जलन होती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ए की फसल बहुत अच्छी थी और बी की फसल थोड़ा खराब हो गई। गाँव में जानते हो, उसने सोचा कि क्यों ना हम बी की फसल को आग लगा दें, हमारे लेवल में आ जाए। आदमी होता नहीं कि वो अपने सुख से दुखी नहीं है, दुख से दूसरे के सुख से दुखी है, हाँ, ठीक है। तो अब क्या करता है, इसी के लिए वो जाता है और सोचता है, एक माचिस खरीदता है और उस माचिस को ले जाकर के उसके फसल के पास जाता है। रात में जाता है कि कोई देख न ले और उसकी फसल में आग लगाता है। आग लगाने के लिए माचिस जलाता है, जब तक जला करके लगाना चाहता है तब तक उसका मालिक खड़ा है, अब उसे बुझा देता है। तो ये बताइए, क्या उसने केवल तैयारी की या अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये अपराध केवल ओनली अटेम्प्ट के नेचर में भी है और अटेम्प्ट से थोड़ा ये आगे बढ़ करके कब कमिटमेंट में हो जाए। तो ये केवल प्रिपरेशन है या अटेम्प्ट है, दोनों में डिफरेंस केवल तैयारी और प्रयास, दोनों में बहुत थिन लाइन है, ठीक है। तो
इसे कब हम मानेंगे कि जब वो आग में लगाने के लिए मैच बॉक्स से तीली निकालता है और जला भी देता है, तब तक मालिक को देख करके उसने बुझा दिया। क्या ये अटेम्प्ट माना जाना चाहिए? अब कोई कह दे कि भाई हो सकता है कि वो बीड़ी जलाने के लिए जलाया हो, या हो सकता है वो फसल में आग लगाने के लिए गया था और कह रहा वो बहुत ठंड है इसलिए जलाया और फिर बुझा दिया। तो देखिए पॉसिबिलिटी इसमें क्या है। तो ऐसे केसेस जब कोर्ट के सामने पहुंचते हैं, अब कोर्ट को इस पर डिसीजन देना होता है कि कैसे हम इसे अटेम्प्ट माने या कैसे हम इसको केवल प्रिपरेशन माने। तो कोर्ट को कैसे डिसीजन मानना? भाई कोई ऐसा कुछ लिखित लॉ तो है नहीं। मान लीजिए जहां पर लिखित लॉ है, जैसे कोई किसी की जेब में हाथ डालता है और खाली रहती है जिसके कारण से वो जेब से पैसा नहीं चुरा पाता है, तो ये तो हमारा एलिस्टेशन दिया है, इसके आधार पर तो जज साहब सीधा कहते कि भैया प्रयास के लिए लायबिल है। लेकिन अगर कोई ऐसा रिटन लॉ नहीं है तो हम कैसे उसे सजा देंगे? क्योंकि अटेम्प्ट ऑलवेज पनिशेबल ऑफेंस इन BNS, यानी जहां प्रयास है ये हमेशा दंडनीय है। प्रयास में कोई कंडीशन नहीं है कि ये तैयारी में, जैसे कुछ तैयारी ही पनिशेबल है, जनरल नहीं, लेकिन प्रयास हमेशा दंडनीय है, ऑलवेज, एक्सेप्ट ओनली फाइन से पनिशेबल ऑफेंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी अटेम्प्ट ऑलवेज पनिशेबल अंडर BNS। तो अब हमको कैसे ये डिटरमाइन करें कि ये अटेम्प्ट ही है अभी या अटेम्प्ट से थोड़ा आगे निकल गया है? वो मतलब अटेम्प्ट ही है या प्रिपरेशन है? केवल प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, इसके बीच में एक बहुत थिन लाइन है, बहुत पतली रेखा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसी थिन लाइन को क्लियर करने के लिए कोर्ट के सामने पर कोई केस जाता है तो कोर्ट के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, उन थ्योरीज का कोर्ट को का हेल्प लेकर के उसे अपने डिसीजन को देना होता है। और ये थ्योरीज जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है या मेंस में अटेम्प्ट आता है, तो इन थ्योरीज के बेसिस पर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को हम आज देखते हैं और उन्हीं थ्योरीज से बेस्ड जो एग्जाम्पल या जो केस लॉज हैं वो केस लॉज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। तो पहला जैसे थ्योरीज आप अटेम्प्ट हेडिंग डालिए, प्रयास के कुछ नियम या रूल्स या सिद्धांत कह सकते हैं, थ्योरीज ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है। तो अटेम्प्ट की जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज में हम अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रॉक्सिमिटी थ्योरी, PROXIMITY, प्रॉक्सिमिटी थ्योरी, PROXI पहला सिद्धांत जो है क्या है? PROXI प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। PROXIMITY प्रॉक्सिमिटी थ्योरी पहला हमारा है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी थ्योरी, ठीक है। इसको हिंदी में लिखिए, ये आपका निकटता का सिद्धांत, निकटता का सिद्धांत या निकटता का सिद्धांत, निकटता का सिद्धांत ऐसे लिखिए, निकटता का सिद्धांत, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी थ्योरी, भाई
या समीपता का सिद्धांत लिख लीजिए या निकटस्था का सिद्धांत, ठीक है, निकटस्था, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, यानी नियरेस्ट कह सकते हो या समीप का सिद्धांत या प्रॉक्सिमिटी थ्योरी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, निकटता का सिद्धांत का मतलब है कि जैसे हम तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद में हम उस ऑप्शंस को कमिट करते हैं और तैयारी करके हम कमिट करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए हम जब तक अटेम्प्ट नहीं करेंगे, विदाउट अटेम्प्ट क्या कमिटमेंट हो जाएगा, यानी हम अटेम्प्ट करेंगे तो कब हमारा, भाई मान लीजिए 3 स्टेजेस हो गई, एक हमारा प्रिपरेशन हो गया, दूसरा हमारा अटेम्प्ट हो गया और तीसरा कमिटमेंट। तो प्रिपरेशन कब अटेम्प्ट बन गया और कब अटेम्प्ट कमिटमेंट बन गया, इनके बीच में बहुत थिन लाइन है, हम कैसे निकालेंगे? तो अप्रॉक्सिमेटी थ्योरी जो कह रही है, ठीक है, ये अप्रॉक्सिमेटी थ्योरी जो कह रही है, इसमें क्या था, इस थ्योरी पर एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन है, देख लीजिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट, YAKUB, ठीक है, याकूब, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। भाई पहले हमने बताया कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, इनके बीच में बहुत थिन लाइन है, ये लॉन्ग में मेंस में क्वेश्चन आता है, तो प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट के बीच में जो थिन लाइन हमारी है, उस लाइन को हम कैसे मानेंगे कि हमारा जो प्रिपरेशन अब अटेम्प्ट बन चुका है। तो एक इस पर, इसको हम थ्योरी से अप्लाई करके इसके रिजल्ट को टेस्ट करते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे कि ये हमारा अब प्रिपरेशन बिकेम ए अटेम्प्ट। तो पहला हमने प्रॉक्सिमिटी थ्योरी जो हमारी है, इस थ्योरी के आधार पर कैसे दिखाएंगे कि ये हमारे ऑफेंस को कमिट होने से कितना समीप पहुंच गया। पहले हम तो तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 1980 का केस है, तो उस समय स्मगलिंग बहुत हुआ करती थी, और महाराष्ट्र जो आपका बॉम्बे जो है, ये पोर्ट वहाँ पर मतलब बंदरगाह सिटी है ही है, समुद्र के किनारा है, तो वहाँ पर क्या है, विदेश से जो चांदी सोने जो आते हैं, वहाँ पर क्या है, विदेशी मतलब या भारत से कहीं बाहर या बाहर से मतलब कि जो बाहर भारत से बाहर ले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर अगर हम ड्यूटी दे करके कस्टम ड्यूटी लगा करके देंगे तो हमको महंगा पड़ेगा। बाहर सोना बहुत सस्ता है, लेकिन कस्टम ड्यूटी इतना हाई हो जाती है कि वो सोना हमारे लिए महंगा हो जाता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ से तस्करी को रोकने के लिए कस्टम ऑफिसर हमेशा बेस पर अपॉइंट रहते हैं, और पिक्चरों में भी आप लोगों ने देखा होगा वो ऑफिसर कैसे ड्यूटी करते हैं। तो उनका ड्यूटी करने का तरीका क्या होता है कि रात के अंधेरे में वो चुप्पे छिपे रहते हैं, और जब बोट आती है तो बोट आने के बाद में वो धीरे से मतलब जब पूरा एकदम लग जाएगा सामान या सामान लगने वाला होता है, तो लाइट को फ्लैश कर देते हैं, और लाइट फ्लैश हो जाने के बाद अब कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हम अब तस्करी नहीं कर रहे हैं। यानी वो रूल ऐसा है कि वहाँ पर आदमी ये माने कि अब उसके ऊपर कहते ना कि अब आपके ऊपर लाइट पड़ गई, आप बिल्कुल पर्दाफाश हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में उसे पकड़ा जाता है। तो ये सिस्टम मतलब वहाँ अप्लाई किया जाता है। तो इसमें मोहम्मद याकूब का केस जो था महाराष्ट्र में, इसमें रात का 2 बजे का टाइम था, ध्यान से समझिएगा, रात का 2 बजे का टाइम था, पूरा जो समुद्र का किनारा था बीच पर पूरा चांदी की सिल्ली बिल्कुल सजा कर रखे थे, और उधर से वाटर बोट आई, आ करके
अब यहाँ बिल्कुल तैयारी थी कि उस पर उस सिकड़ी को लाद करके उसे बाहर ले जाना था, ठीक है, तस्करी करना था। ऐसे सिचुएशन में कस्टम के जो ऑफिसर थे वहीं पर थे और एकाएक टॉर्च जलाया और जिससे फिर वो बोट भग गई। अब बोट पर ना तो सामान लादा गया और ना ही वहां पर कोई एक्ट हुआ। ऐसी स्थिति में ये जब केस गया ट्रायल के लिए तो उनको सबको पकड़ लिया गया, क्योंकि कस्टम भी पूरी तैयारी, उनको भी खुफिया रहते हैं कि आज रात में लड़ाई होने वाली है। तो कस्टम ने उन सभी को अरेस्ट कर लिया। याकूब का केस गवर्नमेंट मार्क है और 511 पर लगातार कई बार पूछा भी गया, ठीक है, 511 जो था अब 62 पर आ गया, तो कई बार पूछा गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, उनका ट्रायल चलाया जाता है। तो ट्रायल में उसे ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट में जब जाते हैं तो दोनों जगह से मतलब उसे प्रयास के लिए दंडित नहीं किया गया। उन्होंने कहा अभी तो जब लादते समय पकड़ पाते और पकड़ लेते तभी वो अटेम्प्ट के लिए होता, ये उनकी प्रिपरेशन के स्टेज पर थी। अब अपील पर ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में प्रॉक्सिमिटी थ्योरी के लिए 3 प्रिंसिपल मतलब उन्होंने की 3 पॉइंट लेट डाउन किया कि ये तीनों चीजें अगर हैं किसी केस में तो वो अब अटेम्प्ट के कैटेगरी में आ जाएगा और प्रिपरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा लिख लीजिए, इन्होंने इस ट्रायल करते हुए इसमें माना कि 3 चीजें इन्होंने बताया। पहला बताया प्री टाइम दिया गया प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, देखिए पहला प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ एक्शन, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। पहला प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड एक्शन और दूसरा प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंटेंशन। यानी अगर कोर्ट के पास कोई केस जाता है तो कोर्ट को 2 चीजें देखना होता है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंटेंशन, ठीक है। तो देखिए प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम का मतलब होता है कि क्या अभी उसके पास टाइम है कि वो अपने को रिटेक कर ले, यानी रिपेंट करने का उसका समय है अभी, क्या वो अपने कदम को वापस कर रहा है। जैसे हम तैयारी करते हैं, तैयारी करके अटेम्प्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम किसी को गोली मारते हैं और गोली ट्रिगर हमने दबाया, अभी हमने ट्रिगर पर हाथ नहीं रखा, हम अपने को हटा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने गोली चला दी, अब वो निशाना चूक गए, उसके हाथ में उसके नहीं लगा, तो हम तो अपनी तरफ से तो अब हम टाइम रिपेंट करने का हमारे पास टाइम नहीं है, यानी अब गोली छूट गई है। तो अगर हमारे पास यहाँ प्रॉक्सिमिटी ऐसी संभावना है, समय है कि हम अभी अपने एक्शन को रोक सकते हैं। टाइम एंड एक्शन, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड एक्शन पहला पॉइंट है, यानी क्या हमारे पास वापस जाने का या एक्शन करने का समय है या नहीं है। और दूसरा प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंटेंशन, यानी अगर हमारा आशय भी देखा जाएगा, जब दोनों चीजें मतलब ध्यान दीजिएगा, जब तैयारी हम कर रहे हैं और ऐसे प्रिपरेशन में ये दोनों चीजें हैं, इस डिसीजन को आप पढ़िएगा, नेट पर भी मिल जाएगा। और ये उस डिसीजन में 2 मेन पॉइंट निकले थे, पहला प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड एक्शन और दूसरा प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंटेंशन, यानी टाइम क्या उसे रिटेक करने का भी उसको टाइम है या एक्शन को अपने को एक्शन से भी रोक सकता है, और दूसरा क्या उसका इंटेंशन है। अब इस केस में अगर अप्लाई करिए तो क्या निकलेगा, ये आपके सामने केस है। अब ये बताइए कि चलिए मान लीजिए कह रहे हैं कि उसको वो हो सकता है कि वो बाहर बोट मतलब लौट सकती थी, टाइम उसको था कि वो बोट यहाँ पर चांदी की सिल्ली की दुकान लगी हुई है बीच पर, ट्रक में छोटे से ट्रक में ला करके वहाँ जो होते नहीं है नीचे छोटा हाथी है, उस पर लद करके वहाँ पर बीच पर लदा है।
और वहां से बोट आ रही है, आ भी गई है, अभी पहुंची नहीं है, लेकिन जब यहाँ कुछ हलचल देखती है बोट वापस चली गई, तो क्या ये तैयारी माना जाए कि ये प्रिपरेशन माना जाए? तो देखिए, अगर हम कहते हैं कि वहां से बोट लगभग पहुंचने वाली थी और ट्रक से माल आ गया था, माल को उतार भी दिया गया था, यानी अगर बोट आती तो 2 मिनट ना लगता, सारा माल गायब हो जाता, अटेम्प्ट को कंप्लीशन हो जाता। क्या यहाँ पर प्रॉक्सिमेसी ऐसा है, टाइम एंड एक्शन का है? तो पहले पॉइंट में टाइम एंड एक्शन भी यहाँ पर है कि पूरी बिल्कुल तैयारी है। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं क्या इंटेंशन है या नहीं है, तो इंटेंशन की बात करें तो रात में 2 बजे कौन जाकर के चांद की सिल्ली वहां पर फैलाएगा और समुद्र के किनारे रखेगा? भाई कोई पागल होगा वही तो जाएगा। भाई कह दो कि हाँ हम तस्करी नहीं कर रहे हैं, तो भाई वहां सजा करके दुकान क्यों लगाए? तो दोनों पॉइंट पर कोर्ट ने कहा ये प्रिपरेशन से निकल चुका है और प्रॉक्सिमेसी थ्योरी अप्लाई करते हुए उनको, याकूब को दोष सिद्ध किया गया, अटेम्प्ट किया ऑफेंस के लिए। बात समझ में आ रही है ना? ये केस हमारे आर्टिकल 20 सब क्लास 2 पर भी है, क्योंकि जब उनके सारे सोने को फोरफीज कर लिया, जब्त कर लिया गया, अब उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई हुई, तो जब्तीकरण की कार्रवाई क्या एक ऑफेंस के लिए हो गया और दूसरा ऑफेंस के लिए क्या उनके ऊपर जो क्रिमिनल कार्रवाई की जा रही है क्या डबल जेओपार्डी के अंतर्गत आएगा? ये केस वहां पर ये भी पॉइंट उठाया गया। तो कोर्ट ने कहा नहीं, कस्टम ऑफिसर नॉट ये कोर्ट, वो कोर्ट नहीं है, और उसने जो जब्ती की कार्रवाई किया वो जुडिशियल प्रोसीजर के अंतर्गत नहीं आ रही है, और बाकी ये जो क्रिमिनल कार्रवाई है तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा डबल जेओपार्डी से ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो दोनों पॉइंट पर आपका याकूब, महाराष्ट्र वर्सेस याकूब का केस, दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। आर्टिकल 20 सब क्लास 2 पर भी ये केस लैंडमार्क है। तो जो हमारा ये सेक्शन 62 अब हो गया है अटेम्प्ट, इस पर ये पहला प्रॉक्सिमेसी थ्योरी पर ये पहला लैंडमार्क डिसीजन है। ठीक है जी, तो देखिए, तो यहाँ पर प्रॉक्सिमेसी थ्योरी पर ये हमारा पहला डिसीजन हो गया, और इस डिसीजन के मेन पॉइंट क्या निकल के हैं? पहले तो हमको देखना है, क्या देखना है? टाइम एंड एक्शन, प्रॉक्सिमेसी ऑफ टाइम एंड एक्शन। ठीक है, और दूसरा प्रॉक्सिमेसी ऑफ इंटेंशन। 2 पॉइंट हमको यहाँ पर इस थ्योरी पर अप्लाई करना है कि पहला प्रॉक्सिमेसी ऑफ टाइम एंड एक्शन। ठीक है, टाइम एंड एक्शन होना चाहिए, और दूसरा इंटेंशन, प्रॉक्सिमेसी ऑफ इंटेंशन। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ये आपसे पूछ रहा है, तो जो इसके सिद्धांत आते हैं कि अटेम्प्ट एक्सप्लेन विद प्रिंसिपल, जो इसके सिद्धांत दिए गए, अब इस सिद्धांत के आधार पर ये पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी केस आपके सामने, मान लीजिए कब को आप जज बन रहे हैं, सभी लोग बनेंगे ही, हम मान कर चल रहे हैं, तो आपके पास कोई चीज आए तो यहाँ आपको इन थ्योरीज को अप्लाई करके आपको डिसीजन देना है। ठीक है, ये हमारा प्रॉक्सिमेसी थ्योरी बता रही है। इस थ्योरी के आधार पर हमको ये सिद्धांत सबको समझ में आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा सिद्धांत इसमें, इसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक और केस आता है। ठीक है, इस जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने, इसी जजमेंट में जो है आर वर्सेस टेलर का एक एग्जाम्पल कोट किया। ठीक है, लिख लीजिए, आर वर्सेस टेलर का एक एग्जाम्पल इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया था। आर वर्सेस टेलर क्या है, जो अभी हमने उदाहरण दिया था। आर वर्सेस टेलर में क्या है कि वो एक फसल में आग लगाने के लिए मैच बॉक्स से माचिस की तीली जलाता है कि आज हमको आग लगा करके इसकी फसल को जलाना है। ठीक है, अब वो माचिस खरीद करके रात के 12 बजे जा करके कहाँ जाता है? खेत जाता है, और माचिस तीली निकालता है, जला देता है। जब तक उसमें लगाता तब तक उसका मालिक आ जाता है और तीली को बुझा देता है। क्या ये अटेम्प्ट है या केवल प्रिपरेशन? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस थ्योरी पर एग्जाम्पल कोट किया है। आप जब पढ़ेंगे याकूब का केस तो वहाँ ये एग्जाम्पल मिलेगा कि
भाई अगर वो मालिक ना आ जाता तो फसल में आग लगने में अब देरी क्या थी, भाई जला भी दिया था। अब यहाँ पर क्या है, अप्रॉक्सीमेटली आप टाइम भी नहीं है, टाइम तो क्या माचिस जल गई है, बस फेंकना तो है, तो अब क्या उससे बुझा सकते हैं। और दूसरा इंटेंशन, भाई रात हो रहा है, पड़ोसी के खेत में 12 बजे माचिस जलाकर क्या करते हैं, यानी आपका क्या है, इंटेंशन भी है और एक्शन भी है, अप्रॉक्सीमेटली आप टाइम भी है, सब कुछ है। तो इसी उदाहरण के साथ में इस केस को अप्रॉक्सीमेटली थ्योरी को सुप्रीम कोर्ट ने याकूब पर जस्टिफाई करते हुए और ये उदाहरण भी वहां पर दिया। तो कभी कभी क्या होता है, ये उदाहरण भी पूछ लेते हैं। अब आपसे प्रॉब्लम, मेंस में प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है, अब उठा करके यही प्रॉब्लम दे दें, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सीधा सीधा ये प्रॉब्लम 62 पर और ये इस केस पर या अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी पर बेस्ड है। इतनी बात लेकर के और ये पॉइंट अगर आप 2 लिख देते हैं तो बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया से नंबर मिलेगा। आई थिंक अब एकदम क्लियर हो गया होगा, इस पॉइंट पर किसी को कोई डाउट नहीं। पहला थ्योरी आपका सिद्धांत कंप्लीट हो गया। दूसरा सिद्धांत आइए, टेलर 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 ठीक है। अब आइए दूसरा सिद्धांत है, अरे बीड़ी माचिस सिगरेट या कुछ भी है, कुल मिलाकर के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बीड़ी सिगरेट पीने से मतलब नहीं है, कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किताब आप पढ़ेंगे ठीक है, आप जाकर के कभी भी किताब पढ़ेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमको पकड़ना है कि ये प्रिपरेशन है या अटेम्प्ट है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत लिखिए, थोड़ा नाम अजीब सा है, ऐसा कुछ नहीं है अजीब, देखिए प्रॉक्सिमेसी तो थ्योरी ऑफ रिपेंट रिपेंटेंसी रिपेंटेंसी थ्योरी ऑफ, पहला हम मिटा दे रहे हैं, हम लिखे दे रहे हैं theory of REPENTENCY, theory of repentancy, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिपेंटेंसी, इसका मतलब क्या है, लिखिए हिंदी में सिद्धांत को क्या कह रहे हैं, प्रत्याहरण का सिद्धांत। हिंदी वाला बोले दे रहे, प्रत्याहरण का सिद्धांत, प्रत्याहरण का सिद्धांत, प्रत्याहरण का, ठीक है। अब ये सिद्धांत आपसे कभी कभी क्या होता है, पेपर में भी पूछ सकते हैं कौन सा सिद्धांत सेक्शन 511 पर बेस्ड है या 62 पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो आपका थ्योरी ऑफ रिपेंटेंसी जो है, रिपेंटेंसी का सिद्धांत है, चमक रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, हम बोले REPENTENCY रिपेंटेंसी, प्रत्याहरण का सिद्धांत, या इसे द लोकस पॉइनेटेंसी का सिद्धांत भी कहते हैं। द लोकस पॉइनेटेंसी, द लोकस LOCUS, लोकस POENI पॉइनेटेंसी TENCEY, लोकस पॉइनेटेंसी का भी सिद्धांत कहते हैं, इसको हम प्रत्याहरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें,
इसमें कि जैसे हम तैयारी किया, तैयारी करके हमने अटेम्प्ट किया, हमारा काम अटेम्प्ट में इतना पहुंच गया है, क्या हम अब अपने कदम को वापस कर सकते हैं? ठीक है, जैसे उसमें क्या हमारा था, प्रॉक्सिमेसी थ्योरी में जो था, प्रॉक्सिमिटी हमारी क्या थी कि उसमें दो सिद्धांत अप्लाई तो कर दिया। ठीक है, प्रॉक्सिमेसी ऑफ टाइम एंड एक्शन और प्रॉक्सिमेसी ऑफ इंटेंशन। तो ये जो दो चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्धांत एकदम क्लियर कर दिया कि जब हमारे पास कोई मामला आता है तो हम क्या देखेंगे कि क्या इसमें हमको रिपेंट करने का टाइम, मतलब वापस कदम बढ़ाने का टाइम है, रिपेंटनेस का टाइम है हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस पर भी एक बहुत लैंडमार्क केस है, देखिए केस का नाम मिल्कियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मिल्कियत MI मलकियत सिंह का है केस, मिल्कियत नहीं, MILIKIYAT, ठीक है, मिल्कियत, ठीक है, MILIKIYAT, ठीक है, मिल्कियत। सिंह वर्सेस पंजाब, ठीक है, ये 1970 सुप्रीम कोर्ट का केस, 1970 सुप्रीम कोर्ट का केस। इस केस में भाई आप जान ही रहे हैं, आजादी के बाद में हमारे देश में फूड ग्रेन की बहुत संकट था। भाई हमारे पास जब हम आजाद हुए थे तो अप्रॉक्स 40 करोड़ जनसंख्या हमारी थी, लेकिन हमारी जनसंख्या के पास हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, तो खाद्य अन्न जो होता, फूड ग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी। ठीक है, हम एक टाइम खाना खाते थे, आप लोगों को सब पता है, 65 के आसपास जय जवान जय किसान का नारा लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने, और उन्होंने कहा था भाई एक टाइम आप खाइए तो इतना मतलब बचत होगा। ये सारी कहानी हम लोगों ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को बहुत सुना। तो उस समय क्या था कि सबसे पहले इंडिया, पूरे इंडिया में पंजाब और हरियाणा ऐसा राज्य था कि जहां पर बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन उपज होते थे और वही पूरे इंडिया का पेट भरता था, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी थी बहुत फर्टाइल थी और वहाँ पर गेहूँ और मक्का वगैरह बहुत होते थे। तो अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब पैदा होता था, और जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ की कमी होगी तो उसकी स्मगलिंग भी बहुत होगी, ठीक है, काला बाजारी भी बहुत हो रही थी। तो क्या था कि इस केस में पंजाब ने क्या किया था, फूड ग्रेन कंट्रोल एक्ट पास किया था, फूड ग्रेन कंट्रोल एक्ट, या इसको हम कह सकते हैं कि जो खाद्यान्न जो था उसे क्या था, प्रिवेंट करने के लिए कि उससे बाहर से जो स्मगलिंग होती थी उसे कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट पास किया था कि हरियाणा और पंजाब से चोरी छिपे यानी काला बाजारी करके भारत के अन्य कहीं पर अनाज ना जा पाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट पास किया। तो क्या होता है कि एक रात में लगभग 2 बजे के आसपास 2-3 ट्रक खाद्यान्न में लदा हुआ दिल्ली से 19-20 किलोमीटर दूर पर एक ढाबे पर खड़ा था, ठीक है, ढाबे पर खड़ा था कि भाई अभी नो एंट्री खुलेगी तो आराम से चले जाएंगे। और दिल्ली में वहाँ पर भाई अब जो सप्लाई होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं ये खाद्यान्न को, तो उनकी भी ये ड्यूटी होती है कि कोई यहाँ से स्मगलिंग ना हो पाए, काला बाजारी रोकने के लिए। तो इसी बीच क्या करते हैं कि वो जो लदा जा रहा था तो वहाँ पर छापा मार के उसको पकड़ लिया। अब पकड़ करके जब ले गए तो ट्रायल कोर्ट में उसके ऊपर कार्रवाई की गई और ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषित किया। अपील करने पर हाई कोर्ट ने भी उसे कन्वेक्ट कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा केस, मिल्कियत सिंह वर्सेस पंजाब राज का। ये दोनों केस आपके 511 पर, अब तो 62 पर बहुत लैंडमार्क डिसीजन दिखते हैं।
आपसे क्वेश्चन, ये केस वैसे भी पूछा जा सकता है। तो जब वहां पर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न उठाया गया कि क्या ये केवल तैयारी थी स्मगलिंग की, या अब ये अटेम्प्ट हो चुका था। अटेम्प्ट तब होता जब हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में एंट्री हो जाती, तभी मान जाता कि बिना परमिशन के स्मगलिंग किया गया। लेकिन अभी 19-20 किलोमीटर पहले ये ढाबे के पास की वारदात हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में ये थ्योरी अप्लाई करते हुए, प्रत्याहरण का मतलब होता है कि अभी हम अपने कदम को वापस खींच सकते हैं, ठीक है। अब ड्राइवर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी 19-20 किलोमीटर दूरी थी दिल्ली पहुंचना, ये अपना कदम खींच सकता है क्योंकि दिल्ली से हरियाणा पंजाब लगा हुआ। तो कोर्ट ने कहा ये केवल अभी तैयारी की स्टेज है और दोनों डिसीजन को पलट दिया और यहाँ पर ये थ्योरी अप्लाई किया कि इसके पास अभी रिपेंट करने का टाइम है, अवसर है। भाई अभी वो पहुंचा नहीं 20 किलोमीटर में, कब उसका मन चेंज हो जाए कि भाई यहाँ पर अगर ऐसे चोरी छिपे हम करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर 19-20 किलोमीटर मायने रखता है। अब जब 10-5 किलोमीटर या 2-4 किलोमीटर होता कि एंट्री कर रहा है, तब तो हम मान लेते कि अब वो एंट्री हो जाती। लेकिन यहाँ 19-20 किलोमीटर मिल्खा बॉर्डर वहीं पर पड़ता है, तो मिल्खा बॉर्डर के आसपास एरिया में वो ट्रक खड़ा होता है, ठीक है। तो इस केस में मिल्खेश सिंह पंजाब राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया और इसे केवल अटेम्प्ट ही माना और उसे दोष सिद्ध नहीं किया गया। उसी केस में फिर चूंकि हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया जा चुका था, याकूब का केस जो था महाराष्ट्र में, तो वहाँ हाई कोर्ट ने डिसीजन में उसे क्या बोलते हैं कन्वेक्ट किया गया। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर ये डिसीजन दिया कि इसे सजा देनी चाहिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था याकूब वाला केस, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा याकूब केस के मैटर और इस केस के मैटर अलग है। याकूब में इंटेंशन प्रॉक्सिमिटी से क्लियर हो रहा है कि रात में वहां पर बाजार लगा करके सिविल बीच पर बिछा करके क्या करूं, यानी पूरी तैयारी है। अब तैयारी क्या, तैयारी इतनी है कि 10 मिनट का टाइम मिलता तो पूरा वो काम हो जाता। तो वहाँ पर अटेम्प्ट माना और अलग अलग केस पर इसके फैक्ट्स के आधार पर नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर मतलब कोर्ट ने इसे प्रिपरेशन के अंतर्गत केवल प्रिपरेशन माना और प्रिपरेशन दंडनीय नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दिया। तो मिल्कियत सिंह और याकूब ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों केस के आधार पर हमारे दो थ्योरी को आप लोगों ने सही समझ लिया और दोनों थ्योरी पर ये आपके लीडिंग केस है, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों सिद्धांत समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना संदीप? चलिए तीसरा सिद्धांत, चलिए तीसरा सिद्धांत आता है इक्विवैलेंटी टेस्ट, EQUI। ये सारे टेस्ट जो हैं आपको याद रखिएगा, थोड़ा सा अजीब नाम है, हम लिखे दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। देखिए अभी असंभावता वाला सिद्धांत पढ़ाएंगे हम बाद में, वो दूसरा है, वो प्रत्याहरण का सिद्धांत है, ठीक है। वो दूसरा है असंभावता वाला, अभी हम उसको बाद में पढ़ाएंगे। बीच में डिस्टर्ब न करिए, जो आएगा वो अलग दूसरी चीज, ठीक है। EQUI
वैपेलिटी, स्पेलिंग लिखिए VOCALITY, VOCALITY। दूसरा है वैपेलिटी, LITY। ठीक है, टेस्ट या थ्योरी कह सकते हैं ये जो टेस्ट है इसमें ये बताया गया विदाउट डाउट, यानी जब तैयारी कंप्लीट होकर के अटेम्प्ट कर दिया गया, ठीक है। अब अटेम्प्ट हो जाने के बाद में क्या ये अटेम्प्ट अब प्रिपरेशन के रूप में है या अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया? भाई देखिए, अगर पॉसिबल अटेम्प्ट होगा तभी तो अपराध है। भाई ऑफेंस क्या है? पॉसिबल अटेम्प्ट। अगर कोई अटेम्प्ट पॉसिबल हो गया तभी अपराध हो गया, अगर अटेम्प्ट इम्पॉसिबल हो गया तो वो अटेम्प्ट रह गया। अगर अटेम्प्ट प्रिपरेशन ना इम्पॉसिबल है ना पॉसिबल है तो वो केवल तैयारी है। बात समझिएगा, हमने तैयारी की और तैयारी अगर पॉसिबल या इम्पॉसिबल हुआ, इम्पॉसिबल है तब वो प्रिपरेशन हो गया, और अब प्रिपरेशन इफ पॉसिबल तो ऑफेंस हो जाएगा। तो अंदर लाइन बहुत कम है, तो हमको इक्विवेलेंटी टेस्ट जो है इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि नो रूम फॉर डाउट, यानी जब तैयारी कंप्लीट हो गई अब कोई गुंजाइश नहीं है कि अब यहाँ पर अपराध होने में, मतलब ये तैयारी पूरी कंप्लीट होकर के अब तैयारी और अटेम्प्ट में कहीं कोई संदेह नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है, इसमें विदाउट डाउट, बिना संदेह से परे टेस्ट, यानी संदेह से परे टेस्ट इसको कह सकते हैं। इक्विवेलेंटी टेस्ट का मतलब होता है बिना संदेह का सिद्धांत या संदेह से परे टेस्ट, संदेह से परे टेस्ट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ए है, ये बी को मारना चाहते, उदाहरण देखिए, यानी अब यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, संदिग्धता नहीं है कि ये बचेंगे, या उनमें कोई एकदम क्लियर है, एम्बिग्यूटी कोई नहीं है। जैसे ए है, बी को मारना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने एक पॉइजन की शीशी ले ली, ये जहर है, ठीक है, और बाजार से इसको खरीद कर लाए और बी के लिए खीर बनाए, और उस खीर में इन्होंने इस पॉइजन को डाल दिया। डालने के बाद में एक का मित्र भी है, अब डाल तो दिया लेकिन अभी वो रखे हैं, हो सकता है उनका मित्र है, आज उनका मित्र चला जाएगा, बचपन का साथी है, चला जाएगा, सोच करके अभी ये रिपेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने जहर मिला दिया, अब मिला दिया तो क्या अटेम्प्ट हो गया? अभी भी रिपेंट का टाइम तो है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस जहर को पी के डाइनिंग टेबल पर रख दिया, ले जाकर के यहाँ रख दिया। अब डाइनिंग टेबल पर रख दिया, अब बी क्या कह रहे हैं? बी कह रहे हैं कि यार आप, हमने दिखाया था डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे तो कुछ इसमें शुगर के सिम्टम्स आ रहे हैं और ये खीर तो हमको पसंद बहुत है, लेकिन आज खाने का मन नहीं, खाएंगे। मतलब अब क्या है कि इन्होंने तो अपना पूरा काम कर दिया, नो रूम फॉर डाउट, कहीं नहीं है, लेकिन वो ऐसा अप्रॉक्स ऐसा वो था, मतलब उनकी किस्मत थी कि डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि भैया तुम्हारे तो शुगर कुछ लग रहा है, इसलिए वो कहे भाई हम नहीं खाएंगे। तो अब क्या ये प्रयास होगा कि केवल तैयारी है? क्या होगा? अब ये तैयारी तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि तैयारी तब तक थी जब तक मिलाकर अपने पास रखे थे।
अब डाइनिंग टेबल पर रख दिए, अगर वो खीर खाते तो बचते हैं लेकिन ये उनका ऐसा वो था, फॉर्चुनेट था उनका, इनका अनफॉर्चुनेट था कि वो सीधा जाकर के कहा कि डॉक्टर ने कहा कि भैया शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया है, 150 के ऊपर है, थोड़ा कंट्रोल करो, इसलिए वो खीर नहीं खाए। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे इक्विवेलेंटी टेस्ट, मान लीजिए ऐसा कोई आपके पास कोई केस आ जाए तो आपको जजमेंट लिखते समय इस टेस्ट के सहारे जजमेंट लिखिए। तो ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में ऐसे पोजीशन दी गई है, तो यहाँ पर ये टेस्ट आप अप्लाई करके अब जजमेंट लिखिए, देखिए बढ़िया नंबर मिलेगा। तो ये टेस्ट यही कह रहा है कि उदाहरण इस पर बहुत सटीक बैठ रहा है और केस भी बहुत है, लेकिन अब कहाँ तक कितना लिखोगे, लेकिन 2 लैंडमार्क केस हमने डिस्कस कर लिया, अभी और 1-2 केस कर लिए। तो ये टेस्ट समझ में तीसरा आ गया, इक्विवेलेंटी टेस्ट। इस टेस्ट में ये खीर का उदाहरण सबसे सेटिंग है। अब आइए चौथा, इम्पॉसिबल टेस्ट या इम्पॉसिबल थ्योरी, जो आप कह रहे थे, अब आपका सिद्धांत आ गया। सर अगर नहीं खाया तब ये टेम्पो, और क्या, वो तो रख ही दिया उन्होंने, खा लेते तो वो मर जाते, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। भाई अगर शुगर ना होता, डॉक्टर उनको ना बताए होते तो खा ही लेते। उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया था, क्या उसे अब हटा सकते हैं? तो वो बच गए ना, उन्होंने तो पूरा ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सजा ही दिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, उसमें बादाम वादाम काट करके बढ़िया बिल्कुल सजा कर रख दिया, ठीक है। तो बचना उनका। अब आइए चौथा टेस्ट, इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, असंभव या संभव, ठीक है। इम्पॉसिबल, IMPOSSIBILITY, इम्पॉसिबिलिटी। इसमें देखिए क्या है, सिंपल सा, कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं, इस पर इसको हम 2 तरीके से देखेंगे। इम्पॉसिबिलिटी जो है, जैसे 1895 तक, 1895 में नहीं, 1893 में एक केस आता है, आर वर्सेस विलियम, ठीक है, आर वर्सेस विलियम। इस केस में लिख लीजिए ये केस, आर वर्सेस विलियम, ये केस करता है 1893। ये जो केस है, इस केस में क्या था कि एक पॉकेट मार एक आदमी के जेब में हाथ डालता है और उसका जो जिस जेब में हाथ डालता है, इस भाग से उस जेब से हटाकर दूसरे जेब में अपना बटुआ रख दिया। जैसे जिस जेब में हाथ डालना था उसमें वो डाला, आमतौर पर नहीं रखता है, लेकिन उस दिन उस बटुए को निकाल करके दूसरे वाले जेब में रख दिया था और वो सोचा कि उसी में बटुआ है। अब जब हाथ डाला तो वहां नहीं था। अब उसके ऊपर चोरी का अटेम्प्ट का ट्रायल चला, तो बताइए क्या वो चोरी के लिए लायबिल, प्रयास के लिए लायबिल होगा? लेकिन इस डिसीजन में ध्यान दीजिएगा, इस डिसीजन में अंग्रेजी केस है, न्यायालय ने उसे अटेम्प्ट के लिए लायबिल नहीं ठहराया। ये हमारा अर्लीस्ट लॉ था। लेकिन आर वर्सेस विलियम के केस से इंस्पायर होते हुए हमारी जो आईपीसी लिखी गई थी, इस आईपीसी में 2 एलिस्ट्रेशन डाल दिए गए। अभी तक हमने 511 केवल सेक्शन देखा था, उसमें 2 एलिस्ट्रेशन भी हैं और 2 एलिस्ट्रेशन जो हैं ये हमारे इस केस से बेस्ड है। आर वर्सेस विलियम्स के केस में जो डिसीजन आया था उसमें क्या था कि हमने कहानी बताई, लेकिन अब यहाँ का जो सेक्शन 62 का देखिए, सेक्शन 62 खोलिए,
इसका एलिस्ट्रेशन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? का एक संदूक तोड़कर खोलता है, ठीक है, और उसमें कुछ आभूषण चुराने का प्रयास करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया था और इसलिए ये इस धारा के अधीन दोषी ठहराया गया। मतलब अगर पॉसिबिलिटी की थ्योरी की बात करें, सबसे ज्यादा डाउट इसी थ्योरी में है। क्यों है भाई? इस थ्योरी में इसलिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि क्या कोई चीज वहां पर पॉसिबल है कि ऐसा होता। अगर पॉसिबल है तब तो ये सिद्धांत अप्लाई होगा। भाई ये बताइए कि अगर किसी के यहाँ बॉक्स रखा है और बॉक्स में ताला लगा है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस बॉक्स में कोई बहुमूल्य चीज होगा, ज्वेलरी होगी या रुपए पैसे होंगे। उसने तो अपना ताला देख करके संदूक को उठाया, आंगन में ला करके पटका, अब किसी तरीके से छीनी हथौड़ी से ताला तोड़ा। लेकिन एक दिन पहले ही मकान मालिक ने उससे ज्वेलरी निकाल करके दूसरे बॉक्स में डाल दिया था। उसका जो खुफिया एजेंट था बहुत बढ़िया था, उसने बताया कि बक्से में है, लेकिन उस दिन वो एक दिन पहले निकाल करके इंस्टिट्यूटली जो है ये संभव था, पॉसिबल था। भाई बक्से में ही ज्वेलरी रखी जाती है और अगर ताला लगा है इसका मतलब कोई बहुमूल्य चीज वहां है। अगर जेब में पर्स रखी है तो पर्स का मतलब होता है कि उसमें पैसे हैं। अगर कोई बटुआ निकालता है तो यहाँ क्या है? इंस्ट्रिक्टली इम्पॉसिबल। क्या पॉसिबल है कि जेब में अगर बटुआ उस समय खाली है, वो उसका सौभाग्य है। नहीं तो जैसे हमारी आदत है, कभी भी हम जैसे पेपर देने जाते थे तो पर्स रखते थे, लेकिन पर्स से सारे पैसे निकाल के अलग रखते थे, खाली पर्स रखते थे। एक बार हमारा भी एग्जाम देने के दौरान पर्स गायब हुआ, उसमें केवल 20 रुपए थे। हालांकि गया तो, लेकिन हमको ये चीजें तो हम पहले निकाल के अलग रखते सिखा के, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कहने का है कि अगर बटुआ को मान लीजिए निकाल के ले गया तो उसने क्या चोरी का प्रयास किया? उसने तो 20 रुपए ले गए, चोरी तो हो ही गई। तो वहां पर अगर मान लीजिए एकदम ना होता, खाली होता, तो उस अटेम्प्ट की तो लायबिल होता, क्योंकि भाई कोई बटुआ रखे तो इसका मतलब उसमें पैसा उसमें होगा। कागज के लिए थोड़ा ना बटुआ कोई रखता है कि कागज पत्थर इसमें रखेंगे, कागज के लिए तो बैग में लेकर चलता है। तो कहने का मतलब अगर कोई चीज इंस्टिट्यूटली पॉसिबल है तब वहां पर ये सिद्धांत अप्लाई किया जाएगा, पॉसिबिलिटी थ्योरी। और इस थ्योरी के आधार पर हम पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि इसी थ्योरी पर बेस्ड हमारे दोनों इलस्ट्रेशन है। लिख लीजिए, इम्पॉसिबल थ्योरी पर बेस्ड हमारे सेक्शन 62 के दोनों इलस्ट्रेशन इसी थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए, इसी थ्योरी पर पहला इलस्ट्रेशन, दूसरा है का या की जेब में हाथ डालकर या की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है, ठीक, डालकर या की जेब से चुराने का प्रयास करता है, या की जेब में कुछ नहीं होने के परिणाम से का अपने प्रयत्न में असफल रहता है। का ने कौन सा अपराध किया? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कल भी हमने उदाहरण दिया, प्रयास हो गया। लेकिन अगर आर वर्सेस विलियम्स की बात करें तो उसमें तो पुराना आरबीएस लॉ क्या था कि वो लायबिल नहीं है, लेकिन इंडियन लॉ में इस सिद्धांत को खत्म करते हुए नया प्रिंसिपल अप्लाई किया कि ऐसी सिचुएशन में उसे हम चोरी के प्रयास के लिए लायबिल ठहराएंगे। तो अब हमारे पास ऐसे सिद्धांत के इम्पॉसिबल थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल मिल गए हैं। अब कोई भी केस जाएगा तो अब जो 1893 का जो आर वर्सेस विलियम का जो केस था, उस केस में ऐसा
सिद्धांत नहीं था, बट अब हमारी बीएनएस में इसको मेंशन कर दिया गया सेक्शन 62 में। इसके पहले हमारे 511 में थे। तो यहाँ इस थ्योरी में सबसे गड़बड़ी तो ये हो रही है कि क्या स्ट्रिक्टली पॉसिबल है या नहीं, इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, ये मान लीजिए आदमी, और ये चेयर पर यहाँ बैठा हुआ, ठीक है, ये चेयर है, आराम से व्हील चेयर है, आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब पीछे से कोई गोली मारेगा तो इसको लग जाएगी। इत्तेफाक से ये टॉयलेट गए हुए थे, अपनी कोट उतार करके इसी कुर्सी पर टांग करके गए, ठीक है। अब तब तक उनका दुश्मन बिल्कुल टाइम फिक्स था, वो पहुंचा, रिपोर्ट बहुत अच्छा था कि इसी टाइम पर वहां वो मिलेंगे, और वो तड़ातड़ 3 गोली मारता है। लेकिन इत्तेफाक से वो लेटरिन चले गए थे, बाथरूम में, और वो बच गए। तो क्या अटेम्प्ट के लिए वो लायबिल होंगे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये अटेम्प्ट के लिए लायबिल होंगे? अब यहाँ पर अगर ये बंद कर दीजिए आवाज, ये सिद्धांत लागू होने के लिए पहले हमको ये देखना है क्या कोर्ट पर गोली चलने से मौत होना संभव है, इंस्टिंक्टिवली पॉसिबल है। भाई अगर हम कोर्ट पर गोली चला रहे हैं तो क्या कोर्ट पर गोली लगने से उसकी मौत संभव है? भाई किसी के बॉक्स में ताला बंद है तो हम तो यही समझेंगे कि इसमें बहुमूल्य कोई चीज होगा, खजाना। भाई सोना कितना कम होगा? 2-3 किलो तो कोई रखता नहीं है, 50 ग्राम 100 ग्राम बहुत है। वो तो ले करके आया पटका आंगन में और खोला तो वहां कुछ नहीं, हो सकता है ईंटें बंद करके रख दे कोई। तो ऐसी स्थिति में संदूक में अगर ताला लगा है तो इंस्टिंक्टिवली पॉसिबल है कि उसमें धन होगा। लेकिन खाली कोर्ट पर गोली चलाने से कहीं दूर दूर तक किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। खाली कोट टंगा है, क्या उसमें कहीं, भाई अगर मान लीजिए कि जैसे वो कोट टांगे पहने हुए था, लेकिन ऐसा इत्तेफाक था कि उसने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने था नीचे, तब तो गोली चलाता, तब तो वहां संभावना थी कि उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन वो जैकेट नहीं पहने था, खाली अगर मान लीजिए कोट है, आदमी अगर वहां पर होता तब भी गोली लग जाती तो मर जाता। जब आदमी वहां दूर दूर तक नहीं है तो क्या इंस्टिंक्टिवली पॉसिबल है कि किसी खाली कपड़े पर गोली लगने से किसी की डेथ हो जाएगी? अब जैसे मान लीजिए कोई होता नहीं, काला जादू करने के लिए आदमी का गुड्डा बना करके, ठीक है, अब उस गुड्डे को बना करके उस पर पिन चुना रहा है डेली, उसको क्या बोलते हैं नींबू काट करके रख रहा है, अगरबत्ती धूप कर रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि उसके करने से किसी की डेथ हो जाएगी? क्या वहां अटेम्प्ट के लिए लायबिल होगा? जैसे होता नहीं काला जादू जो करते हैं, काला जादू कर रहे हैं, मान लो प्रॉब्लम आपसे पूछा जाए कि वो उसे उसके गुड्डे पर वो क्या बोलते हैं डेली नींबू काट करके रख रहा है, वो उस पर क्या बोलते हैं धूप अगरबत्ती कर रहा है और डेली जाप करता है मर जाए मर जाए मर जाए, तो क्या वो प्रयास के लिए लायबिल होगा? क्या इंस्टिंक्टिवली पॉसिबल है ऐसा करने से हो जाएगा? हो जाएगा। क्या क्या कानून विधि जो है मंत्र तंत्र को मानती है? अब जाकर के कह दो कि हमने, अब कोई रिपोर्ट लिखवा दो, कह दो कि ये भैया 1 महीने से जाप हमारे ऊपर करवा रहे हैं जज साहब, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए ऊपर मुकदमा कर दो, जज साहब सजा दे देंगे? पॉसिबल है? मर गए तो दे देंगे। भाई मान लीजिए आपके पड़ोसी हैं, अब वो जा करके 1 महीने से जाप करवा रहे हैं कि तुम्हारे लिए अनुष्ठान पर पड़ोसन आकर के कोई बता रहे हैं कि ये जो पूजा पाठ हो रहा है ये तुमको मारने के लिए हो रहा है। अब वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। अब क्या पुलिस आकर के वहाँ पर वो उनको 307 के लिए लायबिल ठहराएगी?
क्योंकि जान से मारने तो प्रयास वो कर ही रहे हैं, डेली मंत्र चल रहा है, नींबू और बली वली काट करके चढ़ा रहे हैं। तो इंस्टिंक्टली कहीं देखिए हजारों लाखों में एक कहीं पॉसिबिलिटी से हो सकती है, लेकिन वहां पर नहीं है, इंस्टिंक्टली पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत से असंभव है। कोड पर कोई गोली चला रहा है तो, या कोई शैडो पर गोली चला रहा है, किसी के परछाई देख रहा है उस पर गोली चला रहा है, तो क्या इंस्टिंक्टली पॉसिबिलिटी है? अब मान लीजिए कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, अब जाकर के डॉक्टर से कह रहे कि मिसकैरेज करवा दीजिए, हमारा एबॉर्शन कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं है, अब जब उसे मिसकैरेज के लिए जाकर के डॉक्टर के पास एबॉर्शन के लिए गई, जब इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया गया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या वो डॉक्टर अटेम्प्ट के लिए लायबिल होगा? वो तो पूरा तैयारी, अगर प्रेग्नेंट होती तो मिसकैरेज कर देता। क्या पॉसिबल है ऐसा? क्या अटेम्प्ट के लिए लायबिल होगा? यहाँ पूरी संभावना है वो प्रेग्नेंट हो सकती थी, इसलिए कोर्ट ने यहाँ पर लायबिल ठहराया। इस पर कई केस हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली थ्योरी पर जो आपका है पॉसिबिलिटी थ्योरी, यहाँ पर इस थ्योरी में पॉसिबल है, इंस्ट्रिक्टली पॉसिबल है कि वो महिला प्रेग्नेंट समझकर तभी एबॉर्शन के लिए गई, और डॉक्टर ने बाद में जब इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया तब पता चला कि वो मतलब प्रेग्नेंट नहीं है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो अटेम्प्ट के लिए लायबिल होगा। लेकिन अगर कोई किसी का, वहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, उसे मिसकैरेज करने के लिए उसे शुगर खिला दिया जाए या विनेगर पिला दिया जाए, तो क्या वो अटेम्प्ट के लिए लायबिल होगी? मिसकैरेज अटेम्प्ट के लिए बताइए, हो जाएगी? तो सारी महिलाओं का मिसकैरेज हो जाना चाहिए। डेली तो चाय वाय पी रहे हैं, चीनी उनी डेली खा रहे हैं, सिरका खा रही हैं, और एसिटिक एसिड तो प्रेगनेंसी में, एक सेकंड, तो हम क्या कह रहे हैं, एसिटिक एसिड तो प्रेगनेंसी में तो आदमी खूब नींबू चूसता है, तो कहते हो सारे लोग अटेम्प्ट के लिए लायबिल हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है और उसका मिसकैरेज करने के लिए उसे शुगर खिला दिया, क्या वो प्रेगनेंसी, क्या वो मिसकैरेज के लिए लायबिल होगा? चीनी खिलाने से किसी का मिसकैरेज हो जाएगा भाई? नींबू, खट्टा नींबू खिलाने से, या एसिटिक सिरका, क्या विनेगर क्या है, वो तो सिरका वही है। अरे इंटेंशन वाला, देखिए इंटेंशन पे बात छोड़िए, इस थ्योरी पर यही सारे, क्योंकि दो एग्जाम्पल उसने इलस्ट्रेशन दिए गए, दोनों प्रॉपर्टी ऑफेंस के, बॉडी ऑफेंस का कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो ये सारे हमारे थ्योरीज पर ही डिपेंड होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे आदमी जैसे प्रेग्नेंट है, अब उसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, संख्या समझ करके चीनी खिला दे। जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट है और उसे जहर समझ करके अगर उसे शुगर खिला दे, क्या होगा? अटेम्प्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो तो अपने जान में तो जहर पिला रही है, लेकिन वो तो शुगर था। संख्या, जो संख्या डिश होता है एकदम चीनी जैसे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ स्ट्रिक्टली पॉसिबल है। वहाँ पर तो मतलब दूसरा सिद्धांत लगा दोगे, वो मतलब कि पहला वाला सिद्धांत जो हमने बताया था, वहाँ पर इंटेंशन तो आपका मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तुम मान लीजिए तुम इंटेंशन भी लगा रहे हो, तो क्या इंटेंशन, तुम्हारा तो इंटेंशन है कि ये मर जाए, और वहाँ पर नींबू काट करके, बलि चढ़ा करके पूजा जाप कर रहे हो, आप तो इंटेंशन वहाँ लगाए हो, इंटेंशन लगाने से हो जाएगा। वहाँ पर देखिए, वहाँ ये थ्योरी अप्लाई होगी इंटेंशन वाली, जो हमने याकूब वाले में लगाए थे ना, इंटेंशन, प्रॉक्सिमेसी ऑफ इंटेंशन का कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। जो विष है समझ करके चीनी खिला रहा है, तो यहाँ पर इंटेंशन देखा जाएगा, तो यहाँ पॉसिबिलिटी स्ट्रिक्टली है, तो ये अटेम्प्ट के लिए लायबिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। शैडो को गोली मार रहा, परछाई है, या कोई जैसे कोई हुडा है, जैसे जाते हैं डमी जैसे टका, उसको कोट पहना दे और कोई पीछे से गोली मार दे,
क्या अटेम्प्ट होगा? जैसे मॉल में पहुंचा, मॉल में मैनेजर समझ करके कि मैनेजर बैठा है और वहाँ कूड़ा जो होता नहीं मॉल वगैरह में पहनाए खड़े रखते हैं एकदम से, अब उनको गोली मारते तो क्या वहाँ अटेम्प्ट माना जाएगा? भाई हमने तो भाई तो उस पर जो है गुडी पर हमने गोली चलाई है, तो वहाँ तो संभव है ही नहीं कि वहाँ आदमी है ही नहीं, कैसे मर जाएगा? पॉसिबिलिटी तो हमको देखना है ना। अब जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके वो बैठा है, अब गोली चलाओगे तो पॉसिबिलिटी है अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अब जब गुड्डा जो होता है जो पहन करके खड़ा हुआ है उसको पीछे से गोली मार रहे हो, तो क्या संभावना है किसी व्यक्ति दूर दूर तक है क्या मर जाएगा? पहले हमको ये भी तो देखना है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मिस कैरेज करने के लिए चीनी खिला दो, या कोई मिस प्रेग्नेंट नहीं है अब उसको मिस कैरेज करने के लिए कर रहा है, तो ये सब अलग अलग केस में ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपके थ्योरीज हैं और इसमें ऑन जॉब थ्योरी है, एक दो थ्योरी और हैं, लेकिन ये 4 मेन थ्योरी हैं और इन थ्योरी पर बेस्ड आपके सारे केस आपके एग्जाम में मिलते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन सारे केस के साथ में इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिएगा। कभी कभी एग्जाम ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है आपके गाइड में सही भी दिया है, लेकिन वो क्वेश्चन चूंकि आयोग से हम नहीं मिलाते हैं, आयोग उसे गलत कर चुका है, तो जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन सही किया गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको मानना है। भाई मान लीजिए इस पर तो कोई है नहीं, कोई उसको सही मान दिया या गलत जवाब दे दिया, तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज उसे समझ करके क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, तो इसका सही जो आयोग की आती है उससे मिलाने के बाद में अब क्या उन्होंने मतलब इसका आंसर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए। किताब में भी बहुत गलतियां मिलती हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इससे संबंध में यह आपका अटेम्प्ट, आज आपका ये 3rd लेक्चर था और 3 लेक्चर में हमने पूरा एक एक पॉइंट अटेम्प्ट को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, किसी को कोई